कहानी है जज के मौत की उल्टी गिनती। अभी सुबह के 9 ही बजे थे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने में अब भी लगभग 1.5 घंटा बाकी था। किंतु अभी से कोर्ट परिसर में लोगों का हुजूम सा जमा हो गया था। कोर्ट के कंपाउंड के बाहर भी इतनी भीड़ लगी थी, मानो वहां कोई मेला लगा हो। कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर तैनात पुलिसकर्मी बड़ी मुस्तैदी से इस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। कोर्ट के मेन गेट पर कई मीडियाकर्मी अपने कैमरे और माइक लिए रिपोर्टिंग की तैयारियों में लगे हुए थे। और ये सब भीड़भाड़ और हुजूम का कारण था। शकील एक दुर्दांत हत्यारा था, जिस पर पांच युवतियों की निर्मम हत्या का इल्जाम लगा था। दरअसल शकील एक क्रूअल किलर था, जो अकेली युवती को बड़ी ही चालाकी से अपने जाल में फंसाता और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर फरार हो जाता। पुलिस ने बड़ी ही मेहनत और सूझबूझ से इस हत्यारे को कानून के शिकंजे में जकड़ा था। शकील इतना हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति का था कि उसे पुलिस लॉकअप में भी हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया था। वैसे भी 6 फुट ऊंचे और कसरती बदन के मालिक शकील को काबू में रखना आसान नहीं था। डीएसपी प्रभास खुद शकील की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। डीएसपी ही नहीं, सभी बड़े पुलिस अफसरों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि शकील बार बार लॉकअप से निकल भागने की धमकियां दे रहा था। एक बार तो शकील भागने में लगभग कामयाब भी हो गया था। उसने आधी रात को सीने में तेज दर्द की शिकायत की और बेहोशी का नाटक करने लगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने घबरा कर फौरन शकील को लॉकअप से बाहर निकालकर उसकी हथकड़ी बेड़ियां खोल उसे प्राथमिक उपचार देने लगे। तभी शकील ने उन पुलिस कर्मियों को पूरी ताकत से परे धकेला और वहां से बाहर भागकर सामने खड़ी जीप में बैठ उसे स्टार्ट करने लगा। पर किस्मत से तभी डीएसपी प्रभास वहां आ पहुंचे और उन्होंने फौरन शकील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस दिन से ही शकील की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई, और आज पुलिस उसी शकील को कोर्ट में पेश करने जा रही थी, जहां सीनियर जज मिस्टर अमित कुमार शकील के केस पर अपना फैसला सुनाने वाले थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक की सुनवाई और कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। किंतु फैसले के दिन जब अंतिम सुनवाई होने वाली थी, शकील के वकील ओपी आहूजा ने मांग की कि आखिरी सुनवाई कोर्ट में ही हो, और इसीलिए आज शकील को कोर्ट लाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी थी। अचानक ही तेज सायरन की गूंज से पूरे वातावरण में सरगर्मी बढ़ गई। हाई सिक्योरिटी पुलिस वैन कड़ी सुरक्षा में शकील को लिए कोर्ट परिसर में दाखिल हो रही थी। पुलिस वैन के कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने वहां जमा भीड़ को एक ओर हटाते हुए शकील को पुलिस घेरे में लेते हुए वैन से उतारा और कोर्ट के अंदर ले चले। भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। सबके दिल शकील की हिंसक छवि की एक झलक पाते ही तेजी से धड़क उठे। तभी सीनियर जज मिस्टर अमित कुमार की गाड़ी गेट के अंदर आई और सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से मिस्टर अमित कुमार को भीड़ से बचाते हुए कोर्ट की ओर ले चले। अपने केबिन में पहुंचते ही अमित कुमार ने ठंडा पानी पिया और टेबल पर रखी शकील की केस फाइल पर सरसरी नजर दौड़ाने लगे। वैसे तो उन्होंने अपना फैसला लगभग निश्चित कर रखा था। वे शकील को फांसी की सजा ही सुनाने वाले थे। उन्होंने अब तक की हुई सुनवाई से अंदाजा लगा लिया था कि शकील को न तो अपनी की गई हत्याओं पर कोई पछतावा है और न ही उसके भविष्य में सुधरने की कोई संभावना है। शकील का वकील जरूर अपनी दलीलों से साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था कि उसके क्लाइंट शकील की दिमागी हालत ठीक नहीं और उसे मानसिक चिकित्सालय में भेजना चाहिए। किंतु पुलिस ने भी इस बात के कई सबूत पेश कर दिए कि शकील मानसिक रूप से एकदम ठीक है। उसे तो बस युवतियों का खून करने में अजीब सा आनंद आता था। मिस्टर अमित कुमार सोच विचार में डूबे थे कि तभी कोर्ट की कार्यवाही के लिए उन्हें बुलाया गया। 11 बज चुके थे और कोर्ट में सब उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित कुमार अपने निर्णय पर सोच विचार करते हुए चल पड़े कोर्ट रूम की ओर। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, शकील के वकील ओपी आहूजा ने अपनी दलीलों द्वारा साबित करना चाहा कि शकील दरअसल एक मनोरोगी है, इसलिए उसे सजा देने के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेजना उचित होगा। किंतु सरकारी वकील मिस्टर वर्धान ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कोर्ट में प्रूव कर दिया कि शकील मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। अब जज अमित कुमार को अपना फैसला सुनाना था।
कोर्ट में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। सब सांस रोककर जज साहब के फैसले की प्रतीक्षा करने लगे। मिस्टर अमित कुमार ने गंभीर स्वर में अपना फैसला सुनाया। मुलजिम शकील को 5 युवतियों की निर्मम हत्या का दोषी पाया जाता है। चूंकि अपराधी को अपने किए गए अपराध पर कोई पछतावा या ग्लानि नहीं है, इसलिए कोर्ट भी ऐसे अपराधी से किसी भी तरह की सहानुभूति न रखते हुए उसके लिए सजाए मौत का ऐलान करती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। और अमित कुमार ने अपनी कलम की नोक तोड़ते हुए फांसी पर मुहर लगा दी। शकील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आग उगलती नजरों से जज साहब को घूरते हुए चीखा, बहुत बड़ी गलती की है तूने। शकील को फांसी की सजा देकर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। याद रखना, आज से 7वें दिन में तेरा गला काटकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। 7वें दिन तेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने चीखते चिल्लाते शकील को अपने शिकंजे में कसा और खींचते हुए पुलिस वैन की ओर ले चले। अपने केबिन में पहुंचते ही जज मिस्टर अमित कुमार ने अपने माथे पर छलके पसीने को पोंछा और फिर पानी पीने लगे। शकील के इस हिंसक रूप ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। तभी सरकारी वकील मिस्टर वर्धान वहां आए और विश करते हुए बोले, सर आपने तो कमाल का डिसीजन दिया है, बहुत ही बढ़िया। पर अब आप थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि इस शकील ने जिस तरह आपको खूनी नजरों से घूरते हुए धमकी दी थी, मैं तो खुद घबरा गया। अमित कुमार ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी मिस्टर वर्धान, इस तरह की गीदड़ भभकियों से तो हमारा आए दिन पाला पड़ते रहता है। मिस्टर वर्धान कुछ बोलते कि तभी अमित कुमार की वाइफ मनिका जी का कॉल आ गया। अमित कुमार ने मिस्टर वर्धान को इशारे से चुप रहने को कहते हुए कॉल पिक किया। हेलो मनी, क्या हुआ, सब कुशल तो है ना? यहाँ कैसे कॉल किया तुमने? उधर से मनिका बोली, ओह अमित, अभी अभी दिल्ली से मेरी कजिन रेखा का कॉल आया है। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और बेहद सीरियस कंडीशन है। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। अभी 2 घंटे बाद की ही फ्लाइट है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। ओके, अपना ध्यान रखना। मैं दिल्ली पहुंचकर कॉल करूंगी। बाय। अमित कुमार कुछ पूछते या बताते कि मनिका की कॉल कट हो गई। उन्हें परेशानी में देख मिस्टर वर्धान बोले, क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है? जैसे ही अमित कुमार ने मिस्टर वर्धान को सब हाल बताया, वो थोड़े चिंतित हो बोले, ओह, ये तो ठीक नहीं हुआ। अब आप अपने बंगले पर अकेले ही रहेंगे, जबकि शकील ने आपको मारने की धमकी दी है। आपने अपनी मिसेज को रोका क्यों नहीं जाने से? अमित कुमार ने शांत लहजे में कहा, अब मनी को ये सब बताकर उसे चिंतित करने से क्या फायदा? वैसे भी मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तभी डीएसपी प्रभास ने जज साहब के केबिन में आ उन्हें विश किया। फिर बोले, जज साहब, शकील की धमकी को देखते हुए आपके बंगले पर सिक्योरिटी व्यवस्था डबल करवा दी है और 2 इंस्पेक्टर भी रात दिन वहां चौकसी करेंगे, जब तक कि शकील को फांसी हो नहीं जाती। डीएसपी की बात सुनते ही मिस्टर वर्धान खुशी से बोले, वाह गुड, अब तो कोई खतरा ही नहीं रहा जज साहब को। नहीं तो जिस तरह शकील ने भरे कोर्ट में जज साहब को मारने की धमकी दी, उससे तो मेरे ही दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर मिस्टर वर्धान ने जज साहब को देख चिंतित स्वर में कहा, भले ही पुलिस की सिक्योरिटी हर पल रहेगी आपके बंगले पर, फिर भी जब तक 7 दिन कट नहीं जाते, तब तक आप एकदम अलर्ट रहना। अमित कुमार ने मिस्टर वर्धान को आश्वस्त किया और डीएसपी को थैंक यू कह अपने घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। तभी डीएसपी बोले, आइए सर, आज मैं आपको बंगले तक ड्रॉप कर देता हूँ। इसी बहाने आपके बंगले की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना भी कर लूंगा। जज साहब ने हंसकर हामी भरी और फिर जल्दी ही अमित कुमार और डीएसपी बंगले पर पहुंच गए। वहां सिक्योरिटी वाले अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों इंस्पेक्टर भी बड़ी ही मुस्तैदी से निरीक्षण कर रहे थे। डीएसपी ने उनसे कहा, आप दोनों किसी भी बाहरी शख्स को बिना जांच पड़ताल के बंगले में घुसने मत देना, और कोई भी संदिग्ध बात हो तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। फिर डीएसपी ने पूरे बंगले का जायजा लिया और सिक्योरिटी व्यवस्था से संतुष्ट होता हुआ वहां से चला गया। शकील को पुलिस कस्टडी में थेवुर जेल की ओर रवाना कर दिया गया। कहा जाता था
कि थेवुर जेल में अंदर जाने के बाद बाहर निकलना तो एक परिंदे के लिए भी मुमकिन नहीं। देश की सबसे अभेद्य और कठोर सुरक्षा व्यवस्था वाली जेल थी थेवुर जेल। जैसे ही शकील को जेलर इम्तेज के सामने लाया गया, तो एक बारगी तो रिम्तेज को देख शकील भी कांप गया। 6.5 फीट लंबे तगड़े रिम्तेज की लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें और खून जमा देने वाली आवाज से तो यमदूत भी डर जाते। भला शकील किस खेत की मूली था। रिम्तेज ने शकील को जेल के कॉर्नर पर बने बैरेक में से सबसे आखिरी वाले बैरेक में उसे डाल दिया, जहां तंगकाल कोठरी और दो लोहे के दरवाजे थे। उस बैरेक में न तो कोई खिड़की थी और न कोई रोशनदान। रिम्तेज ने बुलंद कहा लगाते हुए शकील को बैरेक में बंद कर कहा, अब यहाँ से तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही बाहर निकल सकती है, तुम नहीं। शकील ने खून का घूंट पीते हुए काल कोठरी का निरीक्षण किया। हालांकि उस कोठरी में दिन के समय भी अंधेरा ही बना रहता था। डीएसपी प्रभास ने अब पूरा ध्यान जज साहब के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था पर लगा दिया। शकील ने 7वें दिन जज साहब को मारने की धमकी दी थी, इसलिए ये एक सप्ताह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अमित कुमार ने जब शाम को अपनी वाइफ को कॉल किया, तो वो परेशान स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ। किसी शकील ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ। अमित कुमार बोले, ओह मनी, डोंट वरी, ये सब तो चलता ही रहता है हम जजों की लाइफ में। तुम ये बताओ कि तुम्हारी कजिन के हस्बैंड अब कैसे हैं। मनी कहने लगी, अब तो उन्हें होश आ गया है, पर डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अभी 5 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अमित कुमार खुश हो कहने लगे, गुड, अब जरूर अच्छे हो जाएंगे वो। तुम 5 दिन वहीं रहो, फिर उनके घर आने के बाद ही वापस आना। मनिका बोली, पर अमित, तुम अपना पूरा ध्यान रखना प्लीज। ओके मनी, टेक केयर। कहते हुए अमित कुमार ने कॉल कट की और मोबाइल रखकर टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिसमें शकील के बारे में ही बताया जा रहा था। शकील ने जज साहब को 7 दिनों में मारने की धमकी दी है, वो भी सबके सामने। ये खबर शहर के कोने कोने में आग की तरह फैल चुकी थी। जज साहब की नजरें अनायास ही दीवार पर लटके कैलेंडर पर चली गई। वो न चाहते हुए भी अपने मौत के काउंटडाउन के बारे में सोचने लगे। शकील को जेल गए 6 दिन हो चुके थे, और आज 7वां दिन था, जिस दिन शकील ने अमित कुमार को मारने की धमकी दी थी। डीएसपी प्रभास ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि उन्हें सैटेलाइट फोन पर सूचना मिली, शकील जेल से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी सन रह गए, फिर फौरन लपक कर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से बोल जज साहब के बंगले की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही डीएसपी ने गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट किया और फिर सीधे जज साहब के रूम की ओर चल दिए। अमित कुमार का रूम अंदर से बंद था। पता चला कि वो अब तक सोकर नहीं उठे हैं। डीएसपी ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा बाहर से ही खोल दिया। डीएसपी ने देखा कि जज साहब की खून में डूबी लाश बेड पर पड़ी है। कमरे का दरवाजा ही नहीं, सभी खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। बस ऊपर ग्रिल लगे हुए 2 वेंटिलेटर थे, और थे कमरे में रखे हुए 2 भारी भरकम कपबोर्ड, पर दोनों ही लॉक थे। उनकी चाबियां ढूंढने पर नहीं मिली। घर के नौकरों ने बताया, हो सकता है कपबोर्ड की चाबियां मेम साहब अपने साथ ले गई हो। वैसे भी मेम साहब बहुत हड़बड़ी में गई थी उस दिन, तो वो चाबियां छोड़ना भूल गई होगी। जज साहब के कपड़े तो यूं भी बेड के पास बनी वाल कपबोर्ड में ही रहते हैं। जज साहब की हत्या की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों का मजमा लग गया बंगले पर। मीडिया के रिपोर्टर सवाल की बौछार करने लगे डीएसपी पर। जब शकील ने जज साहब के मौत की उल्टी गिनती की बात कही थी, तब भी पुलिस सोती ही क्यों रही। जज साहब की सुरक्षा में गंभीरता क्यों नहीं बरती गई। जैसे सैकड़ों सवालों के जवाब जानने के लिए मीडिया रिपोर्टर जैसे डीएसपी के पीछे ही लग गए। डीएसपी तो खुद ही हक्के बक्के से स्थिति का मुआयना करने में लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शकील आखिर जज साहब के रूम तक पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो आखिर जेल से फरार कैसे हुआ। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।